नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंगे अर्थव्यवस्था का चैप्टर 1 और इसका ऑब्जेक्टिव हमने नहीं लिखा है। और आप लोग ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए इसमें पेन और कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा ताकि इसका हर एक ऑब्जेक्टिव आप लोग लिख सकें। तो देखते हैं आगे क्या है। और हो सकता है कि एक ही पार्ट में इसको समाप्त कर दिया जाए या अगर समाप्त नहीं हो पाएगा, अगर संभव नहीं होगा तो इसका पार्ट 2 भी हम बना देंगे। तो देखिए आगे क्या है। पहला टॉपिक है हमारा अर्थव्यवस्था का परिचय, यानी अर्थव्यवस्था है क्या, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अर्थ और दूसरा है व्यवस्था। अर्थ का तात्पर्य होता है मुद्रा से। अर्थ का संबंध अर्थ का मतलब होता है मुद्रा, और व्यवस्था का मतलब होता है स्थापित कार्य प्रणाली। आगे देखिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसको देखिए। अर्थव्यवस्था का संबंध किसी भी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों से है। किसी भी समाज में व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन्हीं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्थागत प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि एक देश में जो भी समाज होता है उसके हर एक व्यक्ति को भोजन की ज़रूरत होती है, वस्त्र की आवश्यकता होती है, आवास की आवश्यकता होती है, चिकित्सा की आवश्यकता होती है तथा आदि जो उसका भौतिक सुविधा होता है उसकी आवश्यकता होती है। इन्हीं भौतिक आवश्यकताओं को जो पूर्ति करता है और पूर्ति करने वाला जो प्रणाली है, जो नियम है, उस नियम को अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे देखिए क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। देखिए, एक होता है नियंत्रण के आधार पर, दूसरा होता है विकास के आधार पर, तीसरा होता है वैश्विक संबंधों के आधार पर। और जो नियंत्रण के आधार पर होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। नियंत्रण के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन। नियंत्रण के आधार पर पहला होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और विकास के आधार पर भी कितना होता है? 3 होता है। आगे देखिए, विकास के आधार पर एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है अविकसित, और तीसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आखिर ये सब होता क्या है और किसे कहते हैं। वैश्विक संबंधों के आधार पर कितना होता है? 2 होता है, एक खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पर आगे सभी प्रकारों का वर्णन हम लोग विस्तार से करेंगे, देखते रहिए। पहला हमारा टॉपिक है नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर कितना होता है? 3 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको लिख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार 3 होता है। एक होता है पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, इसको देखिए। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की केंद्रीय भूमिका होती है। यानी कि जो भी अर्थव्यवस्था है, हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें डायरेक्ट हमारी सरकार की भूमिका होती है, जिसमें राज्य की केंद्रीय भूमिका होती है। इसको नोट कर लीजिएगा। और एक है दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी। शुरू करा जाओ, 3 मिनट में कितना आगे है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों, उसके वितरण तथा विनिमय पर निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। इसमें आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। यानी कि जो भी हमारा अर्थव्यवस्था होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें एक निजी किसी व्यक्ति का नियंत्रण होता है, और उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। यानी कि जो भी निजी व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उसको और वो अपने से जो अर्थव्यवस्था को संचालन करते हैं उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और उनका मेन उद्देश्य ही होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। आगे देखिए, अगला हमारा टॉपिक है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो नियंत्रण के आधार पर जो होता है 3 प्रकार के, उसमें अंतिम अर्थव्यवस्था जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसको देखेंगे। इस अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रित रूप पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण उद्यम सरकार के स्वामित्व में होते हैं,
जबकि अन्य उद्यमों को निजी क्षेत्र के स्वामित्व में रखा जाता है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मूल निर्धारण सरकार तथा बाजार की गतिविधियों द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि मिश्रित, जिसमें बिजनेसमैन जो भी होते हैं, व्यवसाय करने वाले, और जो हमारी सरकार होती है, ये दोनों जो होते हैं मिलकर चलाते हैं। और मिलकर चलाने में इनको जो भी बिजनेसमैन का जो मुनाफा होता है उसमें से सरकार भी लेती है, और ये दोनों मिलकर चलाते हैं। इसलिए हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था करके है। यानी कि जो और जो निजी अर्थव्यवस्था है वो एक हो गया अमेरिका जैसे हो गया, जापान हो गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो हो गया अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब आएगा। जो भी वो इस तरह के जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिस देश में रहता है वो विकसित देश होता है। हमारा विकासशील देश है, जिसके कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण हमारा विकासशील देश है। तो आगे देखिए इसमें क्या है। दूसरा टॉपिक है हमारा विकास के आधार पर। एक होता है हमारा विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है समझिए। एक अविकसित देश वह है जहां निम्न प्रति व्यक्ति आय कम होता है, उपयोग का निम्न स्तर होगा, निर्बल स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, जीवन का निम्न स्तर विद्यमान होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, देखिए आगे है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सबसे कम मानव विकास सूचकांक तथा निम्नतम सामाजिक आर्थिक विकास वाले सभी देश अविकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो भी अविकसित जो भी अर्थव्यवस्था होता है उसमें प्रति व्यक्ति आय कम होता है, और दूसरी बात जो प्रति व्यक्ति आय कम होगा, उपयोग का जो निम्न स्तर होगा, और निर्बल स्वास्थ्य होगा। यानी कि स्वास्थ्य की सुविधाएं भी अच्छी तरह से नहीं होगी, और जीवन का स्तर जो है छोटा होगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इसमें बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सबसे कम मानव विकास सूचकांक तथा निम्नतम सामाजिक आर्थिक विकास वाले देश अविकसित अर्थव्यवस्था के श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, बांग्लादेश हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, दक्षिण सूडान, माली इत्यादि जो भी देश हैं वो अविकसित हैं। यानी कि यहाँ पे विकसित अभी कुछ भी नहीं हो पाया है। इसका प्रति व्यक्ति आय भी कम है, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छा नहीं है, इसलिए ये अविकसित श्रेणी में आते हैं। दूसरा है हमारा विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी। आगे देखिए इसमें क्या है। इसमें वे देश शामिल है जहां औद्योगिकरण कार्य प्रगति पर है तथा मानव विकास सूचकांक में अपेक्षाकृत कम प्रगति मापन है। तुलनात्मक दृष्टि से ऐसे देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। इस अर्थव्यवस्था में शामिल देश विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमारा भारत है जो बताएं पहले ही, और एक चीन है। यानी कि विकासशील, यानी कि जो भी औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण की स्थिति है, और मानव सूचकांक जो है अभी प्रगति पर, औद्योगिकरण जो भी है वो प्रगतिशील है, यानी कि अभी उसका कार्य चल रहा है, और उसका प्रति व्यक्ति आय भी कम होता है, जिसके कारण विकासशील की अवस्था में हमारा जो भी चीन है, भारत है आएगा। अब अंतिम है हमारा विकसित अर्थव्यवस्था, यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, विकसित देश ऐसे देश होते हैं जहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी विकास होता है, लोगों का जीवन स्तर ऊंच होता है, और देश की आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा होता है। उदाहरण के लिए जो हम बताएं पहले ही, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान, जर्मनी इत्यादि। यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जिस देश में विकसित अर्थव्यवस्था चलती है वहाँ पे जो भी विकास हो चुका है उससे अधिक विकास नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा, और सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि औद्योगिकरण की स्थिति तो बेहतर होगी ही, लेकिन हर घर में जो उत्पादन क्षमता है वो ऊंचा होगा। आगे है हमारा वैश्विक संबंधों के आधार पर दो होता है, खुली अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था। देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। वह अर्थव्यवस्था जो बाहरी अर्थव्यवस्था से किसी भी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती है, तथा जहां
आयात निर्यात की गतिविधियाँ शून्य होती है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। एक बंद अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका ना के बराबर होती है। जैसे उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अब देखिए इसमें क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था में जो भी वहाँ का अर्थव्यवस्था, जिस देश में बंद अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया है, वहाँ पे जो वहाँ जो आर्थिक संबंध है वो बाहर देशों से नहीं होता है। जो भी हम लोगों का क्या है कि एक देश से आयात निर्यात होता है कि एक देश से ये चीज़ आया तो यहाँ से ये गया, वहाँ से आया तो वहाँ से ये आया तो यहाँ से ये गया, यानी कि आयात निर्यात एक एक देश से दूसरे देश में होता रहता है। तो वो हो गया। और ये बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि हमारा जो देश है, उसी देश में हमारा जो भी विकास होगा, जो भी चीज़ें होगी हमारे देश से ही होगी। दूसरे देशों से उसमें किसी भी चीज़ को ना लाया जाएगा ना भेजा जाएगा। ये हो गया हमारा बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण। जैसे उत्तर कोरिया का क्या है, बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। आगे देखिए, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। इसका अर्थ ये होता है, इस अर्थव्यवस्था में आयात एवं निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध होता है तथा उदारवादी एवं निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव अधिक होता है। जैसे हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया इत्यादि देशों की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन से प्रभावित होता है। यानी कि जो बंद अर्थव्यवस्था होता है उसके विपरीत इसको समझ लीजिए। अब दूसरा टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कैसा है। अब देखिए इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा निकलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संकेतकों के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के 2021 के अनुसार है। यानी आर्थिक जो संकेत हमारा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर के अनुसार आधार पर विश्व की 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था है 2021 के अनुसार। लिख लीजिएगा इसको। दूसरा टॉपिक है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था यूएसए तथा चीन के बाद विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है। यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार, यानी कि क्रय विक्रय करने के क्षमता के अनुसार जो हमारा देश की अर्थव्यवस्था है वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर के स्थान पर है। पहला है यूएसए, दूसरा है चीन और तीसरा हमारा हो गया भारत। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा उसको, जिसको लिख लीजिएगा पीपीपी का पूरा नाम क्या हो गया, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको लिख लीजिएगा। दूसरा टॉपिक हमारा संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो एक संस्था है जिसका नाम क्या है, अंकटाड, उसके निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में उसका रिपोर्ट किया गया था। तो 2021 के निवेश रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी निवेश प्राप्त करता देश है। यानी कि विदेशों से जो निवेश किया जाता है जो भारत हमारा प्राप्त करता है उसके अनुसार पर भारत क्या है, भारत का स्थान कौन सा है, 5वां है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए भारत को वर्ष 2020 में $64 बिलियन का निवेश प्राप्त हुआ है, जो वर्ष 2019 की तुलना में 27% अधिक है। इसको नोट कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में कि भारत को 2020 में कितना बिलियन निवेश प्राप्त हुआ, तो $64 बिलियन निवेश प्राप्त हुआ था, जो 2019 की तुलना में जो 20 में प्राप्त हुआ 2019 में 27% कम था और 2020 में 27% अधिक हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे है हमारा, आगे वाला टॉपिक है अर्थव्यवस्था। अब देखिए अर्थव्यवस्था क्या है, इसको देखेंगे। अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है, क्योंकि यह ग्रीक भाषा के ओकोनोमिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। इसको नोट कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र ऐसे विषय का अध्ययन है जिसमें मनुष्य अपने सीमित स्रोतों से चुनाव द्वारा धन का विभाजन करके अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करके संतुष्टि करता है।
अर्थव्यवस्था की क्रियाएं, एक होता है आर्थिक क्रियाएं और दूसरा अनार्थिक क्रियाएं। इसको लिख लीजिएगा। अर्थशास्त्र की क्रियाएं जो कितनी होती है, दो होती है, एक आर्थिक क्रियाएं और दूसरा अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या है इसको समझेंगे। ऐसी क्रियाएं जिनमें व्यक्ति का उद्देश्य धन की प्राप्ति होता है तथा व्यक्ति उन क्रियाओं में संलग्न रहता है जिनसे उसकी आय में वृद्धि हो, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे चिकित्सक द्वारा चिकित्सा का कार्य, शिक्षक द्वारा अध्यापन का कार्य तथा व्यापारी द्वारा वाणिज्यिक का कार्य। यानी कि आर्थिक क्रिया वैसी क्रियाएं हैं जिनसे जो भी व्यक्ति जुड़ा रहता है उनका एक ही मकसद होता है कि उनकी आय में वृद्धि हो, तो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है तो वो अध्यापन के कार्य से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी के कार्य से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो भी उसका लगाव है डॉक्टरी से प्रति जो उसका आय है वो हमेशा आता रहे, यानी कि उस कार्य से हमेशा जुड़ा रहता है। अनार्थिक क्रियाएं क्या है इसको समझेंगे। ऐसी क्रियाएं जिनसे धन प्राप्त करने का उद्देश्य शामिल नहीं होता है अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। इनमें सामाजिक तथा धार्मिक क्रियाएं शामिल होती है। आगे है हमारा अर्थव्यवस्था की शाखाएं। अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र की दो मुख्य शाखाएं होती है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। इसको देखेंगे क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वैयक्तिक इकाइयों जैसे परिवार, फर्म, उद्योग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरा उसमें टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि विश्लेषण या मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें मांग, उत्पादन तथा कीमत निर्धारण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य बाजार में मांग तथा आपूर्ति की व्यवस्था को बनाए रखना तथा उपभोग और मांग के अन्य तत्वों की पहचान करना है। समष्टि अर्थव्यवस्था क्या है देखेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसमें किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला टॉपिक है, इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता का अध्ययन भी किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, बचत, व्यापार इत्यादि की व्याख्या तथा उनके लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति की प्रक्रिया को भी शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र की एक पृथक शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र को आरंभ करने का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मोनार्ड कीन्स को दिया गया है। इसको लिख लीजिएगा, जिन्होंने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, इंटरेस्ट एंड मनी, दो पुस्तकें जो है जॉन मोनार्ड कीन्स के द्वारा लिखा गया है। इसको लिख लीजिएगा कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो लेखक रचनाकार कौन है, इसको लिख लीजिएगा। इंटरेस्ट एंड मनी इसको भी लिख लीजिएगा, जॉन मोनार्ड कीन्स। आगे है हमारा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अब देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको पार्ट 2 में अब कर देंगे। तो आगे जो है कल इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे, तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। और हो सके जितना हो सके इसको थोड़ा सा शेयर करते रहिएगा, ताकि हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता रहे। मनोबल तो हमारा ऐसे भी जैसे हम अपना तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी सेल्फ स्टडी में हमसे जुड़कर अपना तैयारी करते रहिए। आप अगर शेयर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी बात है कि आप शेयर नहीं करेंगे तो हम पढ़ना छोड़ देंगे या पढ़ाना छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना अपने आप के लिए मेहनत कर रहे हैं, और आपके कारण किसी और का अगर भला हो रहा है, कल्याण हो रहा है, तो उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए अगर अच्छा लगे तो शेयर करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू। पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए।